अच्छा भाई, आइडियल गैस का केस नंबर 2 देखना था हमें लास्ट क्लास में। मैंने तुम्हें एज एन होमवर्क दिया था ये एक स्पीड ब्रेकर वाला सिनेरियो था, और हमने कहा था कि कितनी स्पीड से ये गाड़ी जा सकती है कि ये यहाँ से उछले नहीं, रादर क्या हो ये इसके साथ कांटेक्ट में लगे लगे नीचे आ जाए। ऐसा ना हो कि इतनी बिल्कुल। तेज ये गाड़ी आए कि ये उछल के आगे जंप मार के चली जाए। हमें वो जंप नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल भी एयर इसका कांटेक्ट लूज नहीं करवाना बेसिकली स्पीड ब्रेकर से, सरफेस से। उसके लिए हमें सबसे पहले इक्वेशन बनानी थी। पहली बात तो मैं इसके ऊपर सही है। फोर्सेस मार्क करूंगा, सही है। अगर मुझे फोर्सेस मार्क करनी है तो मेरे पास इस सिनारियो में दो फोर्सेस इसके ऊपर मार्क होंगी। कौन कौन सी? एक होगा इसका वेट जो सरफेस के ऊपर एक्ट करेगा, और एक होगा इससे परपेंडिकुलर, सरफेस से परपेंडिकुलर या सरफेस के ऑपोजिट, जो भी बोलो, परपेंडिकुलर इन दिस सेंस के अगर ये सरफेस है तो उसके परपेंडिकुलर एक फोर्स आ रही है। तो सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स आएगी, उसको हमने नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बोला। ठीक है, आर हमने पिछली क्लास में देखा था, हम इसको आर लेबल कर रहे थे। कोई भी क्वेश्चन इस तरह का स्टार्ट करो जो इस चैप्टर से लिंक्ड हो सर्कुलर मोशन से, उसमें तुम्हें सबसे पहला काम क्या करना है, तुम्हें सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन बनानी है। तुम चाहते हो कि ये बेसिकली जो मेरे पास कार है ये ज़मीन के साथ कांटेक्ट में रहे, ऐसा ही है। और अगर तुम देखो तो टेक्निकली एक हाफ पार्शियल सर्कुलर मोशन आ गया इस स्टेज पे। अगर इस स्टेज की बिल्कुल। बात करो तो ये सर्कुलर मोशन है, मतलब अगर इसको पूरा सर्कल बनाता कुछ इस तरह होता, तो इस पॉइंट पे वो ऑलमोस्ट एक सर्कुलर मोशन में आ गई है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगी डायरेक्टेड, ऐसा ही है। बिल्कुल। तब अगर मैं मिडिल वाले पार्ट की बात करूं जब वो यहाँ पे आई है, तो इसका मतलब वेट डायरेक्ट ज़्यादा है उससे, माई नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स से, ऐसा ही है। तभी तो ये कॉन्टैक्ट के अंदर है। तो फिर हम इस बात इसके बारे में ये बोल सकते हैं कि हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन है, उसकी रिजल्टेंट फोर्स जो है बेसिकली वो क्या है हमारे पास, वो वेट माइनस आर। क्योंकि हम इस पॉइंट पे देखेंगे ना सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो हमेशा हमारे पास वो इनवर्ड एक्ट करेगी इस सर्कल के, इस सर्कुलर मोशन के। बिल्कुल। वेट माइनस आर, आर माइनस डब्ल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि अगर वो होता तो फिर हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स अपवर्ड होती, जो कि नहीं है। क्योंकि हम बड़ी फोर्स को हमेशा बाहर रखते हैं। कि जैसे मैंने तुम्हें लास्ट यस। क्लास में भी एग्जांपल दी थी कि अगर एक बॉक्स है इसके ऊपर 5 न्यूटन इधर लग रहा है, 2 न्यूटन इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो बड़ी फोर्स है उस साइड पे होती है, तो ये 3 न्यूटन के साइड पे होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स का भी यही सीन है कि सेंट्रीपिटल फोर्स अगर लेट से मेरे पास ये ब्लॉक था, तो एक कार थी इसमें ये वेट लग रहा है और ये आर, और मुझे पता है मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स हैज़ टू बी डाउनवर्ड्स, तो इसका मतलब वेट बड़ी वैल्यू, विच इज़ वाई मैंने कैसे लिखा, डब्ल्यू माइनस आर। ये बात समझ आ रही है? जी। इसमें तो कोई इशू नहीं होगा। ये तो हमने लास्ट न- टाइम भी देखा। फिर मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे मैक्सिमम स्पीड अगर चाहिए कि वो अपना कांटेक्ट लूज ना करे, तो मतलब क्या होना चाहिए, मेरी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे कांटेक्ट में रहना है तो इसका मतलब ये है कि मेरी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। हाँ या ना? हमने बिल्कुल। पिछली एग्जाम्पल में बिल्कुल। यही देखा था, मैं तुम्हें दिखा दूँ। हमने यही बोला कि उसको लूप कंप्लीट करना है। अब वो गिरे नहीं नीचे, इसका मतलब वो कांटेक्ट में रहे। अगर कांटेक्ट में रहे इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है पॉइंट सी पे, वो क्या थी हमारे पास, वो जीरो से ज़्यादा, जीरो नहीं होनी चाहिए बस। तो हमारे पास आर मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो इस सीन में। अच्छा, आर हमारे पास इटसेल्फ किया, अगर मैं आर को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके बनाऊँ तो आर मेरे पास किसके बराबर है? आर मेरे पास बराबर है वेट माइनस एफ सी, कैसा ही है। सिर्फ मैं आर को इधर लेके गया, एफ सी को इधर लेके आया, और कुछ नहीं किया मैंने। बिल्कुल। Algebra। मैं आर की जगह ये बात पुट कर सकता हूँ कि वेट माइनस एफ सी दैट इज ग्रेटर देन जीरो। कोई इशू इसमें? हाँ या ना? नहीं। और फिर मैंने इसको लास्ट क्लास की तरह वापस से मैं एफ सी को ऑपोजिट साइड पे ले जाऊंगा उधर, तो ये हो जाएगा मेरा वेट इज ग्रेटर देन एफ सी। तो इस इक्वेशन के लिए ये मेरे पास कंडीशन है कि वेट मस्ट बी ग्रेटर देन एफ सी। ये मैं देख के नहीं बता सकता, तुम कभी भी देख के ये बातें नहीं बता सकते हो। बच्चे याद करके चले जाते हैं कि हम याद कर लेते हैं, देखो तुम देख के कभी भी ये चीज़ नहीं बता सकते। तुम्हें क्या याद रखना है बस ये बात, क्योंकि तुम्हारी ये इक्वेशन हर दफ़ा वेरी करेगी। सही है, जिसकी वजह से तुम्हारी ये वाली इक्वेशन भी वेरी करेगी। तुम्हें बस याद क्या रखना है, मैंने तुम्हें बोला ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है, कि अगर तुम्हें कांटेक्ट में रहना है तो तुम्हारी नॉर्मल सही है। फोर्स हैज़ टू बी ग्रेटर देन जीरो। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, तो हमने इसको अप्लाई किया, हमने ये इक्वेशन वाली, उसके बाद तो सिंपल चीज़ है, हमने वेट की जगह डाल दिया एम जी, और सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह हमने डाल दिया एम वी स्क्वायर ओवर आर। एम से एम हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो इक्वेशन आ गई हमारे पास, जी इज़ ग्रेटर देन वी स्क्वायर ओवर आर। आर को मैं उस साइड पे ले जाऊंगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा कि वी स्क्वायर, अच्छा मैं इसको इसी तरह लिखता हूँ ताकि तुम चलो कंफ्यूज ना हो। आर जी इज़ ग्रेटर देन वी स्क्वायर, मैं दोनों साइड पे रूट ले लेता हूँ ताकि मेरे पास ये कैंसिल आउट हो जाए यहाँ पे।
तो मेरे पास v किससे छोटा है, क्योंकि देखो अगर ये वाला सिंबल बन रहा था ना, तो मतलब ये आर जी वाली वैल्यू रूट आर जी वाली वैल्यू ग्रेटर है, तो मतलब v किससे छोटा है, कौन बड़ा है हमारे पास, आर जी। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है। हम्म, इससे तुम्हें मिनिमम स्पीड पता चल जाएगी। मतलब अगर मैं तुम्हें आर की वैल्यू बता देता तो बिल्कुल तुम इसको सॉल्व कर लेते, तो मुझे वी की वैल्यू बता देते। बात थी कि मैंने तुम्हें आर की वैल्यू नहीं बताई। हम्म, समझ आ रही है मुझे, क्योंकि तुमसे सिर्फ इक्वेशन हाँ, चाहिए था। लेकिन जैसे हमने पिछले पार्ट में इक्वेशन निकाली थी, याद है? देखो दोनों में इक्वेशन डिफरेंट। ये इक्वेशन कितनी मैटर करती है जो तुम सेंट्रीपिटल फोर्स की बना रहे हो, क्योंकि ये गलत बनाओगे तो सब गलत हो जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी वाज ग्रेटर देन रूट आर जी, या वेलोसिटी इज बिल्कुल। लेस देन रूट आर जी। सही है। और फर्क किस चीज का है, कोई मेथड में फर्क नहीं आया, किसी चीज में इसमें फर्क नहीं आया, फर्क है सिर्फ इस पार्ट का, जो तुमने सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन बनाई है। क्योंकि वहां पे जो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन बनाई थी वो आर माइनस डब्ल्यू थी, तो ये केस टू केस वैरी करता है। सही है। बढ़िया। तो बस कभी भी रट्टा मार के मत जाना पेपर में, ड्राइव करो और खुद सॉल्व करो। बेस्ट ऑप्शन यही रहता है। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने कुछ कार की एग्जांपल देख ली, रोलर कोस्टर की एग्जांपल देख ली। मैंने एक बात और बताई थी जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था। मैं तुम्हें कहा था अगर मेरे पास लेट से एक स्ट्रिंग है, सही है, और इसके साथ एक बॉल अटैच है, तो मेरे पास कौन सी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स क्या नाम है इन्फ्लुएंस करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन सी फोर्स इन्फ्लुएंस करेगी अगर ये सर्कुलर मोशन में? अगर ये एक रोप है मेरे पास या एक स्ट्रिंग है, ग्रेविटी। ग्रेविटी नहीं करेगी, टेंशन। टेंशन करेगी, क्योंकि रोप की जहाँ बात आएगी ना वहाँ पे हमेशा तुम्हें क्या चीज़ याद आनी चाहिए, टेंशन। टेंशन। ठीक है। अच्छा, पहले तो तुम सबसे पहले इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज मैं नीचे जा रहा हूँ। ये लो। ओके। अच्छा, अब हम एक यही सीन देखने वाले हैं, टेंशन रिलेटेड एक स्ट्रिंग के अंदर बेसिकली देखने वाले हैं। अच्छा, और इससे तुम्हारे काफ़ी कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, इस एक पर्टिकुलर एग्जांपल से। एक बात मैं और बताता चलूँगी एग्जांपल करवाने से पहले। जब जब मेरे पास एक स्ट्रिंग है ना, लेट्स से ये एक स्ट्रिंग है, हम्म, ये एक स्प्रिंग है, सही है, ये क्या है, स्प्रिंग। इन दोनों की टेंशन में क्या फ़र्क है और क्यों है, बता सकते हो? अगर इसके ऊपर भी एक बॉल अटैच कर दूं, इसको सर्कुलर मोशन में ले जाऊं, और इसके ऊपर भी एक बॉल अटैच कर दूं और इसको सर्कुलर मोशन में ले जाऊं, क्या फ़र्क हो सकता है इन दोनों में? लेंथ भी सेम है। अभी सेम है, इनिशियली सेम है। मेरे ख्याल से प्लेन वाली में ज्यादा टेंशन होगी। नहीं, देखो बात ये है सारी कि स्ट्रिंग है ना, उसकी लेंथ सेम रहेगी हमेशा। जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ हमेशा सेम रहेगी, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग कहूँ या रोप यूज़ करूँ टर्म, ये एक्सटेंड या कॉम्प्रेस तो नहीं होती है ना, एक्सटेंड या रिलैक्स इस तरह तो कुछ नहीं होती है ना, इनकी लेंथ तो चेंज नहीं होती है ना। तो इसका मतलब इनके ऊपर नहीं। टेंशन क्या रहती है, कांस्टेंट। अगर कहीं पे भी वो ये चीज़ यूज़ करता है कि तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग यूज़ हो रही है या एक रोप यूज़ हो रही है, तो तुम ये बात समझ जाओगे ऑटोमेटिकली क्या, कि टेंशन क्या है, कांस्टेंट। अब वो तुम्हें हो सकता है एक क्वेश्चन इस तरह बना के दे दे कि मैं अब ना, पहले मैंने इनिशियली जो है स्ट्रिंग या फिर रोप यूज़ की, लेकिन अब मैं एक स्प्रिंग यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे बताओ मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमने एक बात ये बोली कि हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स किस चीज़ पे डिपेंडेंट होगी, टेंशन के ऊपर। सही है। स्प्रिंग की लेंथ चेंज होती है, क्योंकि स्प्रिंग क्या करेगा, कॉम्प्रेस और रिलैक्स होता है। सही है, कभी जब करीब आएगा तो कॉम्प्रेस कर जाएगा, जब दूर जाएगा तो एक्सटेंड कर जाएगा। सही है। तो इसकी वजह से इसकी लेंथ कम भी हो रही होगी, इसकी लेंथ डिक्रीज भी हो हम्म, रही होगी, और इसकी लेंथ इंक्रीज भी हो रही होगी, लेंथ इंक्रीज लेंथ डिक्रीज। इसकी वजह से इसकी टेंशन कांस्टेंट नहीं होगी, टेंशन इज नॉट कांस्टेंट। ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? हाँ, समझ में आ गया। मेन काम है, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की टेंशन देखनी है, तो मैं तुमसे अगर पूछूं भाई क्या इस पर्टिकुलर रोप की, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की, या इस पर्टिकुलर स्प्रिंग की मेरे पास टेंशन कांस्टेंट है, तुम बोलोगे सिर्फ उस सूरत में कांस्टेंट है अगर इसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही। अगर इसकी लेंथ चेंज होगी इसकी टेंशन चेंज होगी, और अगर इसकी टेंशन चेंज होगी इसका मतलब इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स भी चेंज होगी। भले से अगर इसमें वो स्ट्रिंग्स आ जाए तो लेंथ अगर सेम है तो टेंशन सेम रहेगी। टेंशन से अगर मैं बोलूँ इतनी ये कोई अच्छी मेटालिक स्ट्रिंग है, ये स्प्रिंग है कि ये एक्सटेंड हम्म, ही नहीं होती ना ये कॉम्प्रेस होती,
तो तुम बोलोगे सही है, हम्म। इसमें भी टेंशन सेम रहेगी, इसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। समझ आ रही है बात? मसला कहाँ आता है अगर बस एक्सटेंड कर जाए। अगर ये एक्सटेंड सही कर हो। की लेंथ चेंज करने लगती है, तो इसका मतलब क्या होता है, उसकी टेंशन सेम नहीं है। और अगर टेंशन सेम नहीं है तो ऑफ कोर्स हमने बोला टेंशन ही किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स के एक रूप के अंदर। तो वो मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेम नहीं रहेगी, वो भी वेरी करेगी। समझिए। समझ आई बात? समझिए। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें दे रहा था क्वेश्चन कराने से पहले, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी मैंने इस तरह देखा है पास्ट पेपर्स के अंदर कि वो पूछ लेता है, नॉर्मल रोप का सवाल दिया होता है लेकिन उसके बाद एक वो दे देता है कि अगर इसकी जगह मैं स्प्रिंग यूज करता तो व्हाट वुड हैव बीन डिफरेंट। तो तुम बोलोगे स्प्रिंग अगर यूज करते तो लेंथ डिफरेंट होती है, और लेंथ डिफरेंट होती तो इसका मतलब टेंशन डिफरेंट होती है, और टेंशन डिफरेंट होती तो ऑफ कोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स भी डिफरेंट होती। सही है। लेंथ का गेम है सारा, लेंथ कांस्टेंट है तो टेंशन भी सेम है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेम है। एग्जाम्पल देखते हैं। समझ गया। ओके, अज्यूमिंग दैट द टेंशन इज कांस्टेंट। सही है। अब देखो तुम इस तरह भी कह सकते हैं डायरेक्टली कि टेंशन कांस्टेंट है, या फिर मैंने तुम्हें क्या बताया, क्या हो सकता है, वो तुम्हें ये बात ही लिख के ना दे टेंशन कांस्टेंट है, रादर वो लिख दे कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। आइदर ऑफ द केस मतलब सेम है, टेंशन कांस्टेंट बोलूं या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलूं। अभी मैंने तुम्हें पूरा यही समझाया, लेंथ पे डिपेंडेंट होता है सारा। सही है। तो टेंशन कांस्टेंट है, इसके अंदर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट है, तो मतलब लेट से अगर मेरे पास मिडिल पॉइंट है जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियली ये लेट से इसको मिडिल से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये इसका पॉइंट ए होगा, ये थोड़ा ऊपर मूव करेगी बी पे, और उसके बाद मूव करेगी किस पे, सी पे। ठीक है, सो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। सो बेसिकली ये रोप के साथ ये बॉल हमारा क्या कर रही है, मूव कर रही है एक सर्कुलर मोशन में। ये डायग्राम समझ आ रही है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। नहीं। तो मेरे तुमसे जो सवालात हैं वो बेसिक्स हैं। मुझे बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स एट ए, मुझे फिर बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स एट बी, और फिर मुझे लास्टली बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स एट सी। इसमें भी वो बनेगी इक्वेशन, वैल्यू तो आएगी नहीं। बिल्कुल, हमें वैल्यू नहीं चाहिए अभी, मैं सिर्फ इक्वेशन देखना चाह रहा हूँ तुमसे। ए पे बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी मेरे पास। ए पे सेंटीमीटर फोर्स होगी आपका, सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू, नीचे की तरफ लगती है ना, फोर्सेस कंसिडर करो, यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस है मेरे पास। और सी है बस, मतलब इस बॉल कि के ए ऊपर प्लस होगा सी माइनस होगा। क्या, वो ए प्लस होगा सी माइनस होगा। ए प्लस और सी माइनस क्या है। मतलब वो सी माइनस हो रहा होगा ना सेंटीमीटर फोर्स में। नहीं नहीं, देखो ए बी सी तो पोजीशन है कि बॉल पहले यहाँ है, तो मैं इसका तुमसे पूछ रहा हूँ ए पे, फिर बॉल जब यहाँ जाती है तो अच्छा। बताओ सी, फिर बताओ यहाँ पे, इस तरह से पूछा है मैंने। समझ, अच्छा अच्छा, ओके ओके। तुम सबसे पहले तो ए पे जो है, करो, फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रही हैं ए पे। ए पे वेट ऐड करेगा, वेट, कांटेक्ट फोर्स अपर ऐड करेगी। कांटेक्ट फोर्स नहीं क्योंकि ये तो हवा में है, अच्छा, अब हम सही तो है। नहीं है। और रोप है, रोप के ऊपर क्या एक्ट करती है हमारी, टेंशन। टेंशन। और बॉल अगर नीचे जाना चाह रही है तो मैंने बोला था टेंशन एक अपोजिंग फोर्स है, बॉल इटसेल्फ क्या चाहती है, मैं बिल्कुल। ना छुड़ाऊँ नीचे जाऊँ, तो टेंशन किस तरह होगी, ऑपोजिट इस डायरेक्शन। ऊपर। ऐसा ही है, तो ये आ गई मेरे पास, हम्म। टेंशन इस बॉल के ऊपर। अब सेंट्रीपिटल फोर्स किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। मतलब इनवर्ड है, जाहिर सी बात है, हमें पता है कि इनवर्ड बिल्कुल। है, तो इसका मतलब टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन वेट, इजंट इट। तो हम क्या बोल, बिल्कुल। मतलब एक इस तरह का ब्लॉक बन गया, इस बॉल के ऊपर एक वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है। और रिजल्टेंट अगर निकालना है और मैं बोल रहा हूँ रिजल्टेंट ऊपर की तरफ है एफ सी, तो मतलब हो जाएगा टेंशन माइनस वेट। बिल्कुल। टेंशन माइनस वेट। चलो ये एक तो बनवा दी मैंने, लेकिन दूसरी इक्वेशन नहीं बनवाऊंगा, बी और सी की तुम बनाओ।
मुझे बताओ इसी बी तरह। की जो होगी ना वो इस तरह होगी कि वेट तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वो तो खैर नेग्लिजिबल हो जाएगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू टेंशन। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू टेंशन, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बना के भी दिखाऊं तो वेट तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो ये मेरे सेंट्रीपिटल फोर्स की लाइन में नहीं है, इसको ना मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन टेंशन हाँ मेरे पास इस डायरेक्शन में, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट वुड बी डिपेंडेंट ऑन वन टेंशन ओनली। अच्छा, सी पॉइंट पे मुझे बताओ, सी पॉइंट टी पे। पॉइंट पे नो टेंशन वेट प्लस होंगे, टी प्लस डब्ल्यू। क्योंकि वेट भी मेरे पास डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और रोप के ऊपर टेंशन भी डाउनवर्ड ही है, विच इज़ वाई हम यहाँ पे बोलेंगे सी के ऊपर कि एफ सी किसके बराबर आ जाएगी, एफ सी वुड बी इक्वल टू व्हाट, वेट प्लस टेंशन। यहाँ तक तो तुम्हें कोई इशू नहीं है, तुमने पहले भी इक्वेशंस बनाई थी, तुमने वापस से एक तरीके से रिवीजन कर लिया। तो मैं आई होप ये कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हमने थर्ड एग्जांपल देखी है ये, या अभी आज, बिल्कुल। ये कल देखी थी, और इससे मतलब ये होमवर्क था, और ये वाली हमने इससे पहले देखी थी आइडियल गैस वाली, सॉरी आइडियल केस वाली। अच्छा, अ, मेरा तुमसे एक सवाल, कि अगर ये मैं डी बना दूं यहाँ पे एक पोजीशन, अब क्या करोगे? अगर मैं बोलूँ ये पोजीशन डी है, अब क्या करें, क्या कर सकते हैं? तो मतलब ये रोप यहाँ, इसको रिजॉल्व कर देंगे वेट को। चलो मुझे तुम बना इक्वेशन बना के दिखाओ, उसके बाद मैं बताता हूँ जिस तरह तुम करना चाहो। लेकिन एंगल नहीं गिवन ना मैं। एंगल को थीटा कंसिडर कर लो, थीटा कंसिडर कर लो, चलो मैं तुम्हें लेट से बता रहा हूँ, इस एंगल को कंसिडर कर लो, ये थीटा है, बस, और क्या बताऊँगा। ये एंगल थीटा है ना, अगर हमें एफ सी निकालना है ना इसका, तो टेंशन तो उधर उधर लग रहा होगा। तो एफ सी इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू साइन थीटा, डब्ल्यू कॉस थीटा। तुम बताओ। एक मिनट, डब्ल्यू कॉस थीटा होगा। डब्ल्यू कॉस थीटा होगा, बिल्कुल सही है, मैं बना के भी दिखा देता हूँ। सबसे पहली बात तो तुम्हें ये बात कंसिडर करनी है, इसका वेट कैसे एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, सही है, इस तरह से टुवर्ड्स द सरफेस एक्ट कर रहा होता है। अब मसला ये है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स की लाइन में नहीं है, लेकिन जैसे कि ये वेट था यहाँ पे, ये इसके साथ बिल्कुल 90 डिग्री था। अगर यूं सेंट्रीपिटल फोर्स थी, ये इसके साथ वेट 90 डिग्री था, तो हम इसको रिजॉल्व ही नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या मामला आता है, ये वेट रिजॉल्व हो सकता है अपने दो कंपोनेंट्स के अंदर। एक कंपोनेंट होगा ये वाला, और एक कंपोनेंट होगा ये वाला। सही है, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में वेट रिजॉल्व हो रहा है, इसको मैं थोड़ा छोटा बना दूँ ताकि इक्वल लगे। ये दो कंपोनेंट, अब इसका मतलब मैं वेट को यहाँ से हटा सकता हूँ, वेट यहाँ से रिमूव हो सकता है। अब समझने की बात क्या, हमारे लिए कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है? क्या मैं इस कंपोनेंट का कुछ कर सकता हूँ? क्या ये मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है? नहीं, क्योंकि ये तो देखो 90 डिग्री बना रहा है उसके साथ, मतलब इससे मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरह है, और ये वाला कंपोनेंट जो है ये डब्ल्यू का इस तरह है, कुछ भी है साइन थीटा कॉस थीटा, वो भी हम देखते हैं। तो इसका मतलब इस फोर्स से भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। सही है, बात समझने की ये है, इसको मैं पॉइंट डी लिखूँ, अच्छा वापस से, ये पॉइंट डी है हमारा जहाँ हम कर रहे हैं। ये थीटा एंगल कहाँ है, ये समझना है हमें। ये थीटा एंगल हमें कहाँ मिलेगा, तुम बताओ, कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है थीटा, ताकि डब्ल्यू और डी के बीच में। डब्ल्यू और डी के बीच में, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं इसको यहाँ साइड पे बनाऊँ ये डायग्राम, तो कुछ इस तरह से बनी हुई है ये डायग्राम, ठीक है, ये थीटा। अगर ये थीटा है, हमें ये बात ऑलरेडी पता है मैथ्स से, आईजीसीएसई से, ओ लेवल से, कि अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है। तो अगर यहाँ पे ये बिल्कुल। थीटा है, तो इस वजह से क्या है कि ये एंगल भी क्या है मेरे पास, थीटा है। थीटा। अगर तुम्हें लॉजिक नहीं याद तो मैं तुम्हें फिर बता भी देता हूँ। बेसिकली इस दोनों का डायरेक्टली रिलेशन भी होता है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो इस तरह से निकाल सकते हो, इस एंगल का रिलेशन होता है। ये हमारे पास 180 माइनस थीटा होता है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो लेट से बिल्कुल। अगर ये मैं एज्यूम कर लूँ ये एंगल मेरे पास 80 है, तो ये एंगल क्या होगा मेरे पास, 180 माइनस 80। सही है, तो ये क्या आ जाएगा 100। मेरे पास, 100 आ जाएगा, 100। और अगर मुझे वापस से ये एंगल निकालना है, ये वाला जो मुझे चाहिए भी रियलिटी में, तो मुझे पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर 180 डिग्री बनता है, तो 180 डिग्री में से मैं वापस क्या करूँगा, 100 माइनस करूँगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 80 अगेन। ये बात समझ आ रही है कि किस तरह ये एंगल और ये एंगल, बिल्कुल।
तो इसी तरह हमने अगर बोला वहाँ पे वो एंगल हमें नहीं पता, हमें एंगल पता है बस ये थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। इसका मतलब कौन सा, ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। ये बात समझ आ रही है? मैं हम्म। एक लाइन के अंदर ये पूरी डायग्राम बना के दिखा दूँ तो ये कुछ इस तरह बनी हुई है, अब अगर दिख जाए। सही है। तो अगर तुम्हें थीटा पता चल गया फिर तो तुम्हारे लिए मसला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तुम सिंपली कह सकते हो ये वेट का जो विद द एंगल कंपोनेंट होता है ये कॉस थीटा होता है हमेशा। कॉस थीटा विद द एंगल, याद होगा तुम्हें एएस में पढ़ाया था। और अवे फ्रॉम द बिल्कुल। एंगल होता है वो डब्ल्यू साइन थीटा होता है, और डब्ल्यू साइन थीटा का यहाँ काम नहीं है। तो हमारे पास इन शॉर्ट फाइनल क्या आया हमारे पास, अगर देखा जाए तो ये बॉल है, इसके ऊपर टेंशन इस तरह लग रही है, डब्ल्यू कॉस थीटा इस तरह लग रहा है। सही है। और रिजल्टेंट मेरे पास इस डायरेक्शन में एफ सी। तो मैं बोलूँगा मेरे पास एफ सी किसके बराबर है, एफ सी बराबर है टेंशन माइनस डब्ल्यू कॉस थीटा के। कोई इशू इस चीज़ में थोड़ा सा भी इस चीज़ को ड्राइव करने कुछ में? भी नहीं। चलो परफेक्ट। एक ना फास्ट पेपर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कि तुम वो किस तरह से करते हो। तो मैं अभी तक मैंने 3 केसेस पढ़ाए, किसी में कुछ भी किस्म का छोटा मोटा भी इशू हो, कोई कॉन्सेप्चुअल इशू हो, बेशक बेशक समझ आ गया हो बट लाइक हो या ये वाला पार्ट में बात दोबारा समझा दूं, मुझसे पूछ लो। अभी तक तो नहीं। अभी तक नहीं? अच्छा, इसकी पिक्चर ले लो तुमने, ऊपर यहाँ तक ले लिया ना वी वाले पार्ट की, इसकी नहीं नहीं नहीं। इसकी ले लो तुम, पहले यहाँ तक की लो, मतलब इसमें पूरा ही आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ अब ले लो। मुझे ये बताओ तुम्हारे पास नोटबुक है अभी? नहीं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? फिर तुम्हें क्वेश्चन दे रहा था मैं तो तुम। मैं सॉल्व कर लूंगा, मैं मसला नहीं है मेरे पास। अपनी नोटबुक नहीं है लेकिन पेन और पेपर है। चलो सही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया नीचे, चलो। ले लिया। चलो, क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, ताकि हमें आइडिया कि हम जितना कुछ पढ़े वो टेस्ट किस तरह से होता है। क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट is made to rotate in a horizontal circle, and the string maintain an angle an angle of 40 degree as shown. है। The mass of the object is 150 grams. The length of the string is 1.2 meters. तो बेसिकली ये तुम्हारे पास एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। मैं पार्ट बाय पार्ट चलूंगा, मैं सारे पार्ट्स अभी स्टार्ट में लिख देता हूँ। तुम्हें करना ये है कि फाइंड पार्ट 1 में टेंशन फाइंड करोगे तुम, इस क्वेश्चन के अंदर सब बताया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं पता। सेकंड पार्ट के अंदर तुम फाइंड करोगे वेलोसिटी। थर्ड पार्ट के अंदर तुम फाइंड करोगे ओमेगा, जो कि एंगुलर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी है। उसके बाद फिर मेरे पास वी फाइंड करोगे विच इज़ रेवोल्यूशन पर मिनट, और इसको हम आरपीएम भी कहते हैं। गाड़ी में बैठे हुए हो ऑफ कोर्स, तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए आरपीएम क्या होता है। खैर, तो अब तुम्हें ये वाली सारी चीज़ें अभी कैलकुलेट करनी है। मैं फिर बता देता हूँ, तुम्हें पूरा क्वेश्चन गिवन है। तुम्हें क्या फाइंड करना है, तुम्हें टेंशन फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। सही है, ये वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। उसके बाद तुम एम ओमेगा फाइंड करना है। ओमेगा क्या होता है मेरे पास, एंगुलर स्पीड या फिर एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रिक्वेंसी, इन तीनों चीज़ों को ओमेगा बोलते हैं। फिफ्थ चीज़ हमारे पास जो तुम्हें, सॉरी फोर्थ चीज़ जो है तुम्हें जो फाइंड करनी है वो, ये चलो इसको फिफ्थ ही रखते हैं, मैंने एक चीज़ इसमें कम लिख दी, दैट इज़ कि मुझे तुम्हें सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने के लिए भी देनी चाहिए थी। पार्ट 2 तुम्हारा है सेंट्रीपिटल फोर्स निकालो। पार्ट 3 तुम्हारा होगा कि वेलोसिटी निकालो।
पार्ट 4 ओमेगा है और पार्ट 5 रेवोल्यूशंस पर मिनट है। चलो भाई, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, इतनी देर में तुम इसको सॉल्व करो। पहली बात तो ये समझो क्वेश्चन में तुमसे वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि मैं इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहा हूँ। सही है, एक रोप के साथ एक ऑब्जेक्ट है, अज्यूम कर लेते हैं एक बॉल अटैच है, मैं उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल क्या होता है ये, वर्टिकल क्या होता है ये। मतलब अगर वो एक बॉल को वर्टिकली घुमा रहा होता तो क्या होता है कि मेरे पास वो बॉल इस तरह घूम रही होती। ठीक है, इस मोशन के अंदर। ऊपर नीचे। सही है, इस तरह से वो गोल हम्म। घुमा रहा होता। अगर हॉरिजॉन्टली घुमा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वो इसका ऑपोजिट हो रहा है, यानी कि वो बॉल ऊपर, स्ट्रिंग ऊपर से अटैच्ड है और वो इस तरह से इसको घुमा रहा है। ये बात समझ आ रही है, इस मोड़ बिल्कुल। पर से घुमा रहा है। ये स्ट्रिंग यहाँ जाएगी, इस तरह इस तरह इस तरह करके वो उसको एक कोन की शेप बना रहा होगा बार बार, जब वो उसको घुमा रहा होगा। अच्छा, सबसे पहली बात तो मुझे ये कंसिडर करनी थी कि मैं देखो डायग्राम, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली A2 के अंदर। तुम जो चीज़ कर रहे हो उसकी डायग्राम बनाओ ताकि तुम विजुलाइज कर सको कि चल क्या रहा है। तुम्हें दूसरी बात जो पता है वो ये कि टेंशन कहाँ एक्ट करती है, रोप के अंदर अपवर्ड्स एक्ट करती है, ऐसा ही है। बिल्कुल। ठीक है, यहाँ तक हो गया। वेट कहाँ एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड्स, ऐसा ही है, वेट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है इसके ऊपर। यहाँ बिल्कुल। तक मैंने एक एक सीन बना लिया कि मैं इस तरह से कुछ होगा। सही है। अब मुझे इसके आगे क्या करना है, देखो ये वेट और टेंशन एक ही लाइन में है क्या, नहीं। ये नहीं है। मुझे उसने क्या बात बताई हुई है, उसने मुझे क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है, एक सेकेंड, कि ये 40 डिग्री बना रहा है स्ट्रिंग के साथ जो एंगल है। सही है, स्ट्रिंग मेंटेन्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री एज शोन। अच्छा, क्वेश्चन में मुझे दे दिखानी चाहिए थी, मैंने तुम्हें बनाई नहीं। चलो मैं तुम्हें बना के दिखा देता हूँ। वो बोल रहा है कि भाई ये एंगल 40 डिग्री है, क्वेश्चन में उसने तुम्हें ये बताया। बिल्कुल समझ गया। सही है, 40 डिग्री है। तो अब तुम्हारा सबसे पहला काम क्या होगा कि तुम बोलो मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ टेंशन को, ये टेंशन रिजॉल्व हो सकती है। अगर ये 40 डिग्री है तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला पार्ट भी 40 डिग्री है। जी प्रॉपर्टी बिल्कुल। मैथ्स, ये और ये इस तरह बनाऊँ तो ये ऑल्टरनेट एंगल, बिल्कुल 40 डिग्री है। ये 40 डिग्री है, तो मैंने इसको रिजॉल्व किया। अगर मैंने इसको रिजॉल्व किया तो एक ये आ गया इस तरह से, और एक ये आ गया कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको मैंने कह दिया ये क्या है, टेंशन का टी 50 डिग्री। थीटा, और ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। कोई इशू इस चीज़ में? नहीं। जाहिर है ये इक्विलिब्रियम के अंदर है तभी तो घूम रहा है, इसके ऊपर कोई और फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही तभी सर्कुलर मोशन में घूमे जा रहे घूमे जा रहे हैं। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि यहाँ पे ये टेंशन, अगर मैं अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस की बता रहा हूँ, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हैं। बिल्कुल है। तो फॉर द फर्स्ट पार्ट जहाँ मुझे टेंशन निकालनी है, मैं ये बात इस तरह कह दूँ कि जो अपवर्ड फोर्स है मेरी, फोर्स जो अपवर्ड लग रही है वो इक्वल होगी फोर्स जो कि डाउनवर्ड लग रही है, कंसिडरिंग ये सर्कुलर मोशन में इक्विलिब्रियम के अंदर घूम रहा है। तो मैं कह सकता हूँ अपवर्ड फोर्स मेरे पास क्या है, टी कॉस थीटा, और डाउनवर्ड फोर्स मेरे पास क्या है, वेट। वेट की जगह 150 मल्टीप्लाई बाय 9.8। बिल नहीं, 150 मल्टीप्लाई बाय नहीं, 150 ग्राम्स है मेरे पास, क्वेश्चन में गिवन है वो वन। तो बोल रहे हो, अच्छा। तो तुम 150 को कन्वर्ट, केजी में गए। हो जाएगा 0.15 किलोग्राम इंटू 9.81 इंटू टी कॉस 40। तो तुम टेंशन की वैल्यू निकाल लोगे, टेंशन कितनी आएगी तुम्हारे पास, 0.15 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय कॉस 40। तो टेंशन तुम्हारे पास आ जाती है 1.92 न्यूटन। कोई इशू इस चीज़ में? नहीं। यहाँ तक कोई इशू ज़रा सा भी? सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं मुझे निकाल के दो सेंट्रीपिटल, नहीं इशू नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे निकलेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स है कहाँ, ये बताओ मुझे पहले। इसमें रेडियस दी हुआ है सर। क्या चीज़? रेडियस दिया हुआ है वैसे इसमें क्वेश्चन में। किस चीज़ की बात कर रहे हो तुम? उसमें यार, मैं पूछा था इसमें रेडियस तो नहीं दिया हुआ ना। नहीं नहीं, नहीं बल्कि दिया हुआ है ना तुम्हें, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बताई हुई तो है। तो इसमें एम आर डब्ल्यू का स्क्वायर लगा दे इसमें। अब देखो मसला ये है कि तुम ये बात सोच सकते हो कि ये 1.23 क्या है। ठीक है, अब ये तुम पे डिपेंड करेगा तुम किस तरह कंसिडर करते हो। ये टेक्निकली ये 1 पॉइंट, बेसिकली जो 1.2 है ये क्या है, ये तुम पे डिपेंड करेगा तुम इसको किस तरह कंसिडर करते हो। बस मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये रेडियस नहीं है ना लेकिन। हाँ ये रेडियस नहीं है, मैं तुमसे यही कहलवाना चाह रहा था कि ये तो ये लेंथ है। सही है, सर्कल जो तुम्हारे पास जो घूम रहा है उसका रेडियस तो ये होगा।
ये तो तुम बाद में आओगे, अभी भी तुम इस पे नहीं आओगे। ये तुम्हारा थर्ड पार्ट होगा प्रॉब्ली जब वी निकाल रहे होगे। अब बिल्कुल। तुम डायरेक्ट मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे बता सकते हो देख के, जिस तरह हमने पिछले पार्ट्स किए। अच्छा, ये तो फिर राइट की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स होगी ना टू द सेंटर। हाँ, तो टुवर्ड्स द सेंटर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? बस एक टी साइन थीटा। टी साइन थीटा, बस कोई और फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही टुवर्ड्स द सेंटर। तो हम बोलेंगे मेरे पास हम्म। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है? तो मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो बराबर है टी साइन थीटा के। तो एफ सी मेरे पास, टेंशन मेरे पास कितनी है? टेंशन मैंने अभी पिछले पार्ट में निकाली, ये रही 1.92 इंटू साइन, और साइन के साथ एंगल मुझे पता है 40। तो मेरे पास इससे आंसर आ जाएगा। तो मैं इसका आंसर निकालूंगा तो मेरा आंसर आ रहा है 1.23 न्यूटन। कोई इशू इस चीज़ में? नहीं। अब तुम वो जो रेडियस वाली बात कर रहे थे, जो सब कर रहे थे, अब तुम उस पर आ सकते हो, अब मसला नहीं है। और वही बात कि देखो, रेडियस जो हमें चाहिए ना, वो बेसिकली वो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमें वो यहाँ से चाहिए, सेंटर से लेके एच तक का आर। हालांकि जो तुम्हें डिस्टेंस गिवन है वो ये वाला डिस्टेंस गिवन है, ऐसा ही है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो तुम अभी निकालोगे। और ये तुम कैसे निकालोगे? तुम मैथ्स की प्रॉपर्टी यूज करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रिग्नोमेट्रिक जो। पाइथागोरस थ्योरम। नहीं, पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं कर सकते तुम। तुम्हारे पास एंगल गिवन है 40 डिग्री, और तुम्हारे पास एक साइड गिवन है, ये टेंशन, ये कहता है वन ओ, पॉइंट। सही है, तो तुम इसके ऊपर तुम या ऑपोजिट अपॉन ऑफ हाइपोटेन्यूज लगा देंगे। लगा लो जो तुम्हें समझ आए। साइन थीटा अप्लाई करोगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन हम्म। 40 तुम्हारे पास किसके बराबर? परपेंडिकुलर जो तुम्हें निकालना है, जो तुम्हारा आर आएगा, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज 1.2। ठीक है, सॉल्व करो, मुझे बताओ आर क्या आ रहा है। कैलकुलेटर है कि मैं बताऊं? कैलकुलेटर है तुम्हारे पास? कैलकुलेटर है। आंसर निकालो फिर। 0.77 आएगा, सही है, 0.771। तुम्हारी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कट रही थी, मैं ज्यूम कर रहा हूँ तुम्हारा इंटरनेट सही नहीं चल रहा। सही। 0.771 मीटर। अच्छा, सही। तो ये तुम्हारे पास रेडियस आ गया, लेकिन तुम्हें पार्ट में उससे उसने मांगा क्या है? उसने तुमसे मांगा वेलोसिटी बताओ। सही है, तो मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी तुमसे मांग रहा है, तो तुम v इक्वल्स टू आर ओमेगा लगा लो। लेकिन बात वही है कि तुम्हें v इक्वल्स टू आर ओमेगा अगर तुम लगाना चाहो तो ओमेगा नहीं, ओमेगा तुम्हें अगले पार्ट में निकालना है। तो तुम एक काम करो ना, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला यूज कर लो। तुम सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्म, नहीं, इसमें ये इस तरह निकाला। तुम्हारी आवाज़ बहुत कट रही है, बहुत एक्सट्रीम तुम्हारी आवाज़ कट रही है। सेंटीमीटर फोर्स से निकाल सकते हैं ना सही कह रहे हो, सही कह रहे हो तुम। समझ आ गया मुझे तुम कहना चाह रहे थे। एम वी स्क्वायर ओवर आर। तुम्हारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स भी गिवन है, सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी है? 1.23 इज इक्वल्स टू मास 0.15, क्योंकि 150 ग्राम्स था तो किलोग्राम्स में कंसिडर करेंगे हम। तो 0.15 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी मेरे पास कितनी है जो मुझे फाइंड आउट करनी है, डिवाइडेड बाय आर। और आर हमने पिछले पार्ट में, अभी पिछले पार्ट में नहीं, इसी पार्ट में निकाला है 0.771। जब मैं सॉल्व करता हूँ वी के लिए, रूट लेता हूँ, सब चीज़ें करता हूँ, तो मेरे पास एंड में आंसर आ जाता है वेलोसिटी का। वेलोसिटी इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। कोई इशू इस चीज़ में? नहीं। अच्छा, उसके बाद पार्ट 4 में, पार्ट 4 में वो तुमसे कह रहे हैं ओमेगा निकालो, तो अब तुम क्या अप्लाई कर सकते हो मुझे बताओ। अब हम्म मैं वो ओमेगा का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। ओमेगा का फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला? बी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर ओवर आर, सही है। ठीक है, तुम अगर, एक मिनट, वी स्क्वायर ओवर आर, नहीं ये कोई, सही बोला है ना मैंने? नहीं, वी स्क्वायर ओवर आर कोई फॉर्मूला नहीं है। वी इक्वल टू आर ओमेगा अप्लाई कर देंगे। वी ओवर आर बोलोगे तुम, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, वी और आर। बस किसके बराबर आ जाएगा? ओमेगा आ रहा है मेरे पास बराबर वी ओवर आर के, वी ओवर आर।
तो v तुमने निकाला है v पिछले पार्ट में, दैट इज 2.5 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस जो तुमने निकाला हुआ है, दैट इज 0.771। तो ओमेगा तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 3.26 रेडियन पर सेकंड। मतलब सारे पार्ट्स इसके इतने इजी होते हैं, इसलिए नॉर्मली ये चैप्टर टेस्ट ही नहीं होता। रेडियन पर सेकंड, यूनिट नहीं बोलना, रेडियन पर सेकंड होता है ओमेगा का। लास्ट पार्ट जो मैं चाहता हूँ तुम खुद करो, सही है। रेवोल्यूशंस पर मिनट। किस तरह करोगे, क्या करोगे, आरपीएम। तो रेवोल्यूशन तो ये हुआ ना कि ना, मतलब कि एक पूरा राउंड लेने में कितना टाइम लग रहा है। बिल्कुल। तो 1 मिनट नहीं, वो कह रहा है कि 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है ये। रेवोल्यूशंस का क्या मतलब है कि अगर ये सर्कल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है घूमने में, तो इसको कितना टाइम लग रहा है बेसिकली यहाँ से यहाँ तक आने में, ये एक रेवोल्यूशन है। एक रेवोल्यूशन। और वो कह रहे हैं ऐसे कितने तो रेवोल्यूशन है, हो सकता है 60 सेकेंड्स के अंदर ये 10 दफा घूमता हो, तो हम बोलेंगे 10 रेवोल्यूशन है पर मिनट। वो कह रहे हैं 1 मिनट में हमने कितनी। वो केस हम्म। केस नंबर 1 किया था ना हमने, ये वो उसी की तरह सिमिलर तो है ही। अच्छा तुम मुझे आंसर बताओ चलो, किस तरह करोगे। ये ओमेगा तो हमने निकाल लिया, थीटा वो ओमेगा तो निकाली, ओमेगा वो जो ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन टी के। तो ये थीटा हम 360 रख देंगे, ओमेगा में पता है तो टाइम आ जाएगा। अच्छा तुमने यहाँ छोटी सी गलती करी। तुमने मुझे ये बात बोली कि हमें ऑलरेडी पता है कि ओमेगा कितना है, 3.26 रेडियन पर सेकेंड। और तो अगर मैं यहाँ रेशो लगाना चाहूँ रेडियन और सेकंड का, तो तुम्हें पता है कि ये 3.26 रेडियंस कवर कर रहा है 1 सेकंड में। क्योंकि जब हम ये बात लिख रहे हैं तो इसके रेडियन पर सेकंड, तो पर का क्या मतलब होता है 1 सेकंड। तो कितने रेडियन कवर कर रहा है 1 सेकंड में। तो तुम्हें पता है 1 सेकंड में ये 3.26 रेड्स कवर कर रहा है, रेडियंस कवर कर रहा है। तो तुम ये नहीं बोल सकते कि 360 डिग्री कितने में कवर करेगा। क्यों, क्योंकि तुम टू रेडियन। पाई कर देंगे। हाँ 2 पाई करोगे। सही है, इस बात का खास ख्याल रखना है कि अगर तुम एक रेवोल्यूशन को 360 डिग्री कहते हो, तो वहीं पे अगर तुम रेडियंस में बात करोगे तो वो 2 पाई होता है एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन। 2 पाई कितनी देर में करेगा। सही है, तो तुमने जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, तो तुम्हारे पास एक्स का आंसर आ जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू 1.927 सेकेंड्स। क्या ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। नहीं नहीं, ये तो वो आया ना अपना टाइम पीरियड। बिल्कुल, ये तो एक रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड आया है तुम्हारे पास, कि एक हम्म रेवोल्यूशन इतने सेकंड्स में करेगी। तुम्हें चाहिए 1 मिनट का। सही है, तो बेसिकली तुम्हें ये बात पता चली है कि 1.927 सेकेंड्स में वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, ऐसा ही है। 2 पाई कर रहा था ना, 2 पाई यानी कि एक रेवोल्यूशन कवर कर रहा है 2 पाई। तो तुम्हारा तो तुम्हें बेसिकली क्या निकालना है, 1 मिनट में कितना करेगा, और 1 मिनट का मतलब कितने सेकंड, 60 सेकेंड्स में कितना करेगा। तो 60 सेकेंड्स में कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, तुम उसको। 31.1। बिल्कुल 31.1, ये तुम्हारा आंसर होगा। एक्स तुम्हारे पास आ जाएगा कितना, 31.1 रेवोल्यूशंस पर मिनट। ये बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन नॉर्मली इतना ज़्यादा है नहीं। हमने, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, हमने क्या किया, हमें बात पता थी ओमेगा से कि हमारे पास क्या है, 3.26 रेडियंस पर सेकंड है, 1 सेकंड में इतने रेडियंस कवर कर रहा है। हमने कहा सही है, 1 सेकंड में अगर इतने रेडियन कवर कर रहा है, तो हमें तो पूरे एक रेवोल्यूशन का चाहिए। ये पूरा एक रेवोल्यूशन कितने सेकंड्स में करेगा, 2 पाई कितने में करेगा, तो हमें पता चल गया एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हमारे पास कितना है, इतने सेकंड में। हमने कहा हमें एक रेवोल्यूशन का तो चाहिए ही नहीं, हमें तो 60 सेकंड्स में देखना है। एक रेवोल्यूशन इतने टाइम में कर रहे हैं, तो 60 सेकंड्स यानी 1 मिनट में कितना कर रहा है। तो फिर हमने वो किया कैलकुलेट, तो उससे हमारे पास ये आंसर आया। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए क्या था, आरपीएम, रेवोल्यूशंस पर मिनट। रेवोल्यूशंस पर मिनट। हमने आरपीएम कैलकुलेट किया, जो गाड़ी का आरपीएम होता है, उसी तरह से कि वो उसकी जिसका जो व्हील है वो 1 मिनट में कितना घूम रहा है। नॉर्मली गाड़ी की सबसे अच्छी एवरेज होती है तो वो 1.5 के पास रहता है। ठीक है, तो सही है। इसको मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूँ।